चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी कैसे बना। ठीक है, तो आदमी कैसे बना उसके बारे में हल्का सा मैं एक व्यू देता हूँ कि आदमी जो आज मॉडर्न आदमी है वो कैसे इवोल्यूट हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। होमो सेपियंस बोलते हैं जो आज का मनुष्य है, वो होमो सेपियन है। वो कैसे कहाँ से इवोल्व हुआ है? सबसे पहले अफ्रीका में, आपको बताया था अफ्रीका में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। पहले देखिए, एप्स लाइक हमारे एंसेस्टर्स थे। एप मतलब बंदर, चिंपैंजी टाइप के, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, मतलब हमारे पूर्वज। और धीरे 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 करके ये हम लोग क्या करते हैं, हमारी बोन्स, बैकबोन क्या होने लग गई, सीधी होने लग गई, होमो इरेक्टस बनने लग गए और हम लोग होमो सेपियंस बन गए। आप देखेंगे ये आज का मॉडर्न आदमी है, दिख रहा होगा, हाथ में थैला लेके घूम रहा है आराम से, तो हाथ में मोबाइल भी है। तो ये आप लोग हैं। ठीक है, ये मतलब किसी मैन की फ़ोटो है, वुमेन इसमें बुरा मत मानिएगा। ठीक है, ऐसे ही एक फ़ोटो मेरे को मिल गई तो मैंने डाल दी। होमोसेपियंस स्टार्ट कहाँ से हुए? अफ्रीका से हुआ। हुआ क्या कि जैसे स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, तो इससे ये कैसे बन गए ये बताओ। ये तो ऐसा कैसे ही रहना चाहिए था। फिर ये आज का करंट ह्यूमन बीइंग ऐसा कैसे बन गया? वो कैसे हुआ कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज होने लग गया, वातावरण चेंज होने लग गया। तो वातावरण चेंज होने की वजह से क्या हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हो गए। अब जेनेटिक म्यूटेशन, आप पूछेंगे कि जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? तो जेनेटिक म्यूटेशन ये होता है कि जैसे आज आप हैं, ठीक है, आज आप हैं और आपके अंदर आपके जीन्स हैं। ठीक है, तो जीन्स होने लग गए और धीरे धीरे आपके एरिया में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई। ठीक है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने की वजह से आप अभी 40 डिग्री तक के टेम्परेचर में रहते हैं या 45 डिग्री के टेम्परेचर में रहते हैं, और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई और कल को 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाने लग गया। और आपके आपको आप जिंदा हैं फिर भी, तो आपके जीन्स ने क्या किया, उसको अडेप्ट कर लिया कि 55 डिग्री पे भी आप रहेंगे। पर वो डिफ़िकल्ट है आपके लिए। पर आपके जब ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, तो वो लोगों के क्या, आपके जीन्स जाएंगे। वो कौन से जीन्स जाएंगे? जो आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए। तो जब वो जीन्स जाएंगे तो आपके अंदर क्या, कौन से जीन्स आए? आपके मम्मी पापा के। वो इतने 55 डिग्री सेंटीग्रेड को झेलने वाले जीन्स थे नहीं थे, पर आपने डेवलप किए, अपने वाले जीन्स को मॉडिफाई कर लिया, इसलिए उनको बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। उस म्यूटेशन होने की वजह से वो आगे वाली पीढ़ी, जैसे कि आपके बच्चे होंगे, तो उनमें पहले से ही वो चीज़ होगी, तो वो उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल ही होने लग जाएंगे। फिर कुछ एनवायरनमेंट चेंज होगा, कुछ वातावरण चेंज होगा, फिर उसके तहत उनके जीन्स भी चेंज होने लगेंगे। तो इस तरह से इस सीरीज को बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, और धीरे धीरे करके क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके इस चीज़ के लिए आदमी का दूसरा चीज़ चेंज होने लग जाता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये आदमी है, तो धीरे धीरे इसको क्या हुआ होगा, अगर ये आदमी है तो धीरे धीरे इसको क्या हुआ कि ये पहले क्या करता था, पहले तो फसलें तो करता नहीं था, तो क्या करता था, ये पेड़ों से फल तोड़ता था। ठीक है, जब पेड़ कहाँ पे होता है? ऊपर होता है। ये पेड़ लगा हुआ है, सपोज करो ये पेड़ है और इस पे ये फल है, तो तोड़ने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ ऊपर करने पड़ेंगे, अपना पूरा शरीर को खींचना पड़ेगा ऊपर। और ये हर दिन करता रहा, हर दिन करता रहा ये, और हर दिन करते करते क्या हुआ, इसके जीन्स में चेंज होने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भाई 10 साल में चेंज हो गया, पूरा पूरा खड़ा हो गया, ऐसा नहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं, इस तरह से हल्की टाइप में नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, एक पीढ़ी में थोड़ा चेंज आया, दूसरी पीढ़ी और स्ट्रेट होने लगी, तीसरी पीढ़ी और स्ट्रेट होने लगी, चौथी पीढ़ी और स्ट्रेट होने लगी। ऐसे हजारों पीढ़ियां निकलने के बाद में उसकी बोन स्ट्रेट होने लग गई, और स्ट्रेट होने लग गई, और स्ट्रेट होने लग गई। इस तरह से उसकी बैकबोन इंप्रूव हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में उसको खाने की चीज़ें नहीं थी, तो उसको खाने की चीज़ों को ले पेड़ों से तोड़ना पड़ता था, इस तरह से। सेकंड चीज़ कि जैसे नेल्स होते हैं आपके, बताओ, तो पहले ये नेल्स कहाँ से आए? आप सोचो, पहले नेल्स बड़े बड़े भी होते थे इनके, तो नेल्स कहाँ से आए? नाखून कहाँ से आए? नाखून आए कि जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, चक्कू वगैरह तो होता नहीं था बहुत पहले। जब इस फेज में सोचो, इस फेज में चक्कू वक्कू तो कुछ है नहीं, तो इस फेज में क्या होगा, जब चक्कू नहीं होगा तो आदमी किससे सारे कंद कंद मूल फल किससे 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 उनको तोड़ेगा, किससे उसको काटेगा? अपने नाखूनों से काटेगा। तो जब नाखूनों से काटेगा उसको, तो सॉरी, जब उसको नाखूनों से काटेगा, तो 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 जब उसको नाखूनों से काटेगा, तो
तो उसमें क्या इशू आ जाएगा बताइए, नाखून से काटने, तो उसके नाखून क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। धीरे धीरे क्या होंगे, उसके नाखून स्ट्रॉन्ग होने लग गए। जब नाखून स्ट्रॉन्ग होने लग गए तो उसको क्या हुआ, जैसे जैसे नाखून, तो उसके नाखून बड़े होने लग गए। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे आप ये सोचिए कि धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके नाखून पहले तो क्या बड़े होते थे, अब क्या होने लग गया, धीरे धीरे उसने क्या किया, टूल बनाने लग गया। टूल देखो, इसके हाथ में टूल आ गया, पहले बड़ा टूल होगा, फिर ये छोटा, और फिर उसके बाद में एक हाथ में आने वाला जितना इतना बड़ा टूल बनाने लग गया। तो जब ये टूल बनाने लग गया, टूल मतलब कोई भी हथियार, तो उससे अब ये काटने वाटने लग गया, तो इसके नाखून थोड़े छोटे होने लग गए। ठीक है, इसको एक तरह से, और उसके बाद में इसने क्या किया, उन टूल से क्या हंटिंग स्टार्ट कर दी, एनिमल्स को खाने लग गया। पहले तो कंदमूल फल खाता था, तो उसके बाद में एनिमल्स को खाने लग गया। और उसके बाद में तो इसने सोचा यार एनिमल खाते हैं, तो एनिमल के लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा। जंगल में जाएंगे, इससे अच्छा एनिमल पालने लग जाते हैं ना। धीरे धीरे वो क्या करने लग गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लग गया। मतलब एनिमल को, जैसे कि कोई भी डॉग से लेके और शिप्स है ना, और गोट्स, बेफेलोज, इस तरह से उनको पालने लग गया। तो इसको बोल दिया एनिमल डोमेस्टिकेशन, स्टार्ट कर दिया। फिर ये सब होने के बाद में उसने सोचा कि यार जंगलों में रहना और फिर हर बार एनिमल को पालना या उसकी हंटिंग करना डिफ़िकल्ट काम है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट करते हैं, अपने आसपास में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुई एग्रीकल्चर की। जैसे ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो एक जगह एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उसके साथ में दूसरे ने भी सोचा कि मैं भी यहीं पे एग्रीकल्चर करता हूँ। तो जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो अब एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनको, बाहर के जो जीव जंतु आके नहीं तो उनकी फसलों को ख़राब कर देंगे। तो उसके लिए वो लोग एक जगह रहने लग गए। अब एक एक खेत में रहेंगे तो उनको भी खतरा है बाहर से आने वाले। उस टाइम पे जीव जंतु पहले बहुत हुआ करते थे, तो वो लोग क्या करने लग गए, एक साथ रहने लग गए। जैसे वो एक साथ रहने लग गए तो क्या, किस चीज़ का निर्माण हुआ, विलेजेस का। ठीक है, आपको समझ में आ रही किस तरह से क्रोनोलॉजी चली। और उसके बाद में सिटीज़ का भी निर्माण हुआ, उसका एक अपनी एक अलग कहानी है। तो इस तरह से आज के गांव बने, इस तरह से आज की एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, इस तरह से एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। हंटिंग पहले, उससे पहले हंटिंग होती थी। तो इस तरह से ये पूरा फेज चला। ठीक है, तो देखेंगे आप, जैसे जिब्रा को देखोगे आप, है ना, जिब्रा की गर्दन बहुत लंबी होती है। आपको कैसे लगता है, क्यों सॉरी, जिराफ की, उसकी गर्दन लंबी क्यों होती है? क्योंकि वो कहाँ पे रहता है, सवाना लैंड पे रहता है, मतलब अफ्रीका में। अफ्रीका में मान लो बड़े बड़े उसको, मतलब पेड़ों से उसको वो तोड़ना पड़ता है, पत्तियाँ वगैरह। तो जब वो पत्तियाँ तोड़ता है तो उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई। अब धीरे धीरे गर्दन लंबा होने का मतलब क्या है, उसके जीन्स चेंज होने लग गए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। कल को अगर पेड़ों की ऊंचाई और बड़ी हो जाएगी तो उसकी गर्दन और 1000 साल बाद में और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नेल्स का यूज़ करना बंद कर दो। पूरी मानव सभ्यता अगर नेल्स का उपयोग करना बंद कर देगी तो देखना धीरे धीरे नेल्स गायब होने लगेंगे। क्योंकि हमारा जेनेटिक म्यूटेशन ये बोलता है कि कोई भी चीज़ जो यूज़फुल नहीं है उसको त्यागते रहो, और जो चीज़ काम की है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। आप देखेंगे पहले के ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके बहुत बाल होते थे, हेयर्स होते थे शरीर पे। धीरे धीरे उनका यूज़, जब उसने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ कि पहले उसको सर्दी लगती थी, तो धीरे धीरे जीन्स ने क्या स्टार्ट किया, जैसे सर्दी लगने लगी तो जीन्स इस तरह से मॉडिफाई हुए कि बाल बाल अपने शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जिससे कि हमको उस सर्दी से हम बच सकें। जैसे भालू के ऊपर होता है, भालू क्या सर्दी वाले इलाकों में रहता है मोस्टली, तो वो अपने उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। याक याक का नाम सुना होगा, वो भी सर्दी वाले इलाकों में रहता है। तो इस तरह से उनको ज़रूरत है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, आदमी ने क्या वस्त्र, मतलब क्लोथ्स का आविष्कार कर लिया, और उसके बाद में अब वो क्लोथ्स पहनने लग गया, तो धीरे धीरे आवश्यकता नहीं है इसलिए वो धीरे धीरे वो म्यूटेट होके वो जीन्स खत्म होने लग गए। तो ये हमारे जेनेटिक म्यूटेशन से ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, हर चीज़ के लिए मनुष्य ने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे इसने टूल बनाना स्टार्ट किया, तो इसने क्या किया, दिमाग लगाया, दिमाग लगा के टूल बनाया। यहाँ पे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी दिमाग लगाया। तो मनुष्य इसलिए माना जाता है कि सबसे सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि वो उसके पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा दिमाग है और सब जीव जंतुओं की तुलना में। ठीक है,
इसलिए उसका उसका मतलब उसने अपना डेवलपमेंट इसी तरह से अपने फेज़ में अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक तरह से कहानी है जो मैंने बताई आप लोगों को। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पहले होमोसेपियंस थे, अफ्रीका में रहते थे, किस तरह से जेनेटिक म्यूटेशन से पहले हंटर्स बने, फिर हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट की, हंटर्स बने, फिर हमने किसको एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट की, उसके बाद विलेजेस बने। अच्छा, विलेजेस में भी क्या हुआ कि विलेज की व्यवस्था को कौन संभाले भाई? विलेज में क्या लोग आपस में लड़ते थे, तो कौन संभाले उसको? तो संभालने के लिए उन्होंने क्या रखा, एक मुखिया रख दिया। उस मुखिया को धीरे धीरे क्या बोलने लग गए, राजा बोलने लग गए। तो इस तरह से राजा बन गए। अब एक गांव का राजा बना, फिर बाजू वाले गांव का भी राजा बना, तो वो उनके आपस में इंटरेस्ट टकराने लग गए। इंटरेस्ट मतलब एक दूसरे से वो लड़ने लग गए, क्योंकि होता ही है, एक राजा दूसरे राजा से लड़े गए। तो उस पहले वाले राजा ने, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे वाले राजा पे कब्जा कर लिया, तो उसके पास 2 गांव का राज हो गया। ऐसे करके 2 गांव के बाद में उसने और फैलाया और फैलाया, तो वैसे वो महाराजा बन गया। ठीक है, बड़ा किंगडम कर लिया। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, पूरा का पूरा महाजनपद बनने लगे कि बड़े बड़े एक तरह से। और फिर उस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, इसको साम्राज्य बोलते हैं, इस तरह से स्टार्ट हुआ ये सारा का सारा खेल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मनुष्य ने अपने दिमाग के बदौलत ये सारी की सारी चीज़ें की है। तो ये इसका एक तरह से क्रोनोलॉजी है जो मैंने आपको बताई। आपको थोड़ा बहुत आपको इससे आइडिया पड़ जाएगा, आप हर चीज़ को देखोगे ना, हर चीज़। अच्छा, आपके हिसाब से अब का मनुष्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पहले का मनुष्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था फिजिकली? आप लोगों को क्या लगता है, अब का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पहले का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? बताइए भाई। ओके ओके, अर्लियर वन पहले का। ओके, हो सकता है कि अभी हम लोग दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पर अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो पहले के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि अब तो हम लोग सारी चीज़ दिमाग से करना चाहते हैं। हम लोग जो फिजिकली जो काम था वो अब धीरे धीरे छोड़ दिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली देखो, आप लोगों को कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए। मैं कुछ है फैक्ट्स हैं, आप लोग इधर उधर देखते हो, गूज बम्प्स आते हैं। जैसे गूज बम्प्स आते हैं, कैसे क्यों आते हैं? जब आप यूफोरिया में होते हैं, जब आपको काफ़ी ऐसी चीज़ देखते हो आपको कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ हो गई कि ये तो मज़ा आ गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि लाइक आपने कुछ अचानक से कुछ, आप एक वीडियो देख रहे होते हो, आपको लगता है कि यार इसने क्या परफॉर्म कर दिया, तो गूज बम्प्स आते हैं। या अचानक से सर्दी आती है तो उस टाइम पे गूज बम्प्स आते हैं। तो गूज बम्प्स क्या होते हैं? आपकी स्किन को एक तरह से आपकी स्किन सिकुड़ती है और उसकी वजह से बाल खड़े हो जाते हैं स्किन के। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, कपड़े तो होते नहीं थे, तो उसमें क्या होता था कि सर्दी की वजह से उनकी स्किन सिकुड़ती थी और उनके बाल खड़े हो जाते थे, जिससे कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती थी अच्छे से, है ना। तो वो चीज़ ही आज गूज बम्स है। पर अभी इतने बड़े बाल है नहीं, तो ऑब्वियसली हमको इतना फील नहीं होता वो चीज़ें, पर ये गूज बम्स है। तो ये हमारे कहाँ, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की देन है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अब चीज़ें हो गई। ठीक है, हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं। ये जस्ट मैंने आप लोगों के थोड़ा हिस्ट्री में कि आदमी कैसे आया, मानव सभ्यता आई कैसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर सभ्यताएं स्टार्ट हो गई। सभ्यताएं क्या होती है कि आदमी बना, फिर आदमी ने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, डोमेस्टिकेशन, एनिमल पालने लग गया। सबसे पहला एनिमल उसने डॉग पाला था। ठीक है, और उसके बाद में जब एनिमल पालने लग गया तो उसके बाद में उसने क्या किया कि एक खेती करने लग गया। खेती करने के बाद में उसने क्या किया, अब खेती को प्रोटेक्ट करना है, तो एक साथ लोग रहने लग गए डर के मारे। तो उन्होंने क्या किया, गांव बनने लग गए, और जब गांव बनने लग गए तो बड़े गांव बनने लग गए, फिर 2-2 3-3 गांव एक साथ रहने लग गए। तो बड़े गांव जब बनने लग गए, उसको हम लोगों ने क्या बोलने लग गए, उनको सभ्यता बोलने लग गए। उनका एक कल्चर डेवलप हो गया धीरे धीरे, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, जैसे बेलन सभ्यता है, जैसे इस तरह से बहुत सारी सभ्यताएं डेवलप हो गई। तो इनको बोलते हैं एक तरह से, इस तरह से सभ्यताएं डेवलप हुई। तो सारा खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर एनवायरमेंट इसी के अनुकूल होता, ये जो स्टार्टिंग के बंदर है इसके अनुकूल ही एनवायरमेंट होता, तो आज भी हम ऐसे ही होते। पर एनवायरमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से इसने चेंज किया, जेनेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हुआ और ये आज हम बन गए। तो आदमी क्या करता है, कुछ चीज़ें तो एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, कुछ
एनवायरमेंट अपने आप करा लेता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा चीनी लोग हैं, मंचूरियन लोगों को देखा है आप लोगों ने, चंगेज़ खान है ना, गेंगिस खान भी बोलते हैं जिसको, या मंगोलियन, या चीनी टाइप के लोग हैं। आपको पता होना चाहिए कि चीन में उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं। वो छोटी छोटी क्यों होती हैं आंखें? क्योंकि क्या था कि वो मोस्टली लोग पहले सेंट्रल चाइना में रहते थे, वहाँ पे क्या रेगिस्तान था, और रेगिस्तान की क्या है, मिट्टी है ना बहुत उड़ती है। तो जब वो लोग रहते थे तो मिट्टी वो बहुत उड़ती थी, तो वो आंखों को बहुत सिकुड़ के रखते थे। जैसे अभी भी हम लोग कहीं पे चले जाएं और अचानक से मिट्टी का झोंका आ जाए तो हम क्या करें, आंखों को बहुत सिकुड़ लेते हैं, क्योंकि हमको देखना भी है, तो पूरा बंद भी नहीं कर सकते, थोड़ा सिकुड़ लेते हैं। तो ऐसे कर करके उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ जाने लग गई, और उनकी आंखों की छोटी भी होने लग गई आंखें, और उसकी क्या नाम है, थोड़ा सा सिकुड़ने भी लग गई। तो इस ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इसी चीज़ों से मिली है। लाइक आप बताओ, हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मान लो कि हिंदुस्तान में मोस्टली सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला नेचुरल देवता कौन सा है? नेचुरल मतलब प्राकृतिक, सूर्य। आपको पता होना चाहिए, सूर्य को सुबह उठते ही सब लोग अर्घ देते हैं, सब कुछ सूर्य के चारों तरफ ही चलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुराने जो हमारे एंसेस्टर थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों में। और जंगलों में क्या आता है बताओ? जंगलों में क्या होता है? जीव जंतु रहते हैं, बहुत खतरनाक वाले भी रहते हैं। आजकल तो खत्म हो गए बेचारे, पर पहले तो सब खतरनाक थे। तो अंधेरा होता था, अंधेरे में उनके ऊपर क्या रखता था? अटैक हो जाता था, ठीक है। तो वो वेट करते थे सुबह सूरज होने का, और उनको लगता था कि सूरज आएगा और हमको बचाएगा। तो सूरज उनके लिए, सन एक्ट्स लाइक अ गॉड फॉर देम, है ना, एक्टेड लाइक अ गॉड फॉर देम। वो उनके लिए एक गॉड की तरह था कि वो हमको बचाएगा इन लोगों, इन जानवरों से। तो इसलिए उन्होंने सूरज को पूजना स्टार्ट किया। सेकंड थिंग, रात को वहाँ पे वो लोग रहते थे, तो उनको क्या रहता था कि जानवरों से रात को तो डर रहता है, तो वो आग जला के रखते थे वो। तो इसलिए अग्नि भी उनके लिए एक भगवान का रूप बन गई। तो ये नेचुरल जो देवता वगैरह को पूजा जाता है, अग्नि को जैसे पूजा जाता है, सूरज को पूजा जाता है, इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है ना। तो सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। लाइक आप देखेंगे कि मुस्लिम्स में आप देखेंगे, जैसे आज ईद है, अच्छा वो ये एग्जांपल थोड़ा याद आ गया, आज ईद है। तो आज ईद है, तो ये मुस्लिम्स में बताइए आज किसको पूजा जाता है? चंद्रमा को। एक्चुअल में चंद्रमा को क्यों पूजा जाता है, सूर्य को क्यों नहीं पूजते? ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज, जो मुस्लिम बाहुल्य कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान से ले लो, ईरान से ले लो, ज़्यादातर के पास में जो झंडे में मून रहता है, सूर्य नहीं रहता। पर हिंदू वाले में सूरज रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या था, पहले बहुत घना जंगल था, और जंगल में क्या रहता था कि जंगल में आदमी रहते थे तो उनको डर लगता था, इसलिए वो सूर्य का इंतजार करते। पर मुस्लिम रिलीजन की शुरुआत हुई सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया में क्या था? हॉट डेजर्ट, रेगिस्तान, वो भी गर्म। तो वो सूर्य का वेट नहीं करते थे, वो चंद्रमा का वेट करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा की शीतलता हमको बचाएगी, इसलिए वो चंद्रमा को पूजने लग गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनके हिस्ट्री, हर चीज़ के पीछे हिस्ट्री है। आप देखेंगे उनके ज़्यादातर चीज़ों में मून रहता है, उनके पूजा में भी मून रहेगा, और उसके अलावा नॉर्मली झंडों में भी मून रहेगा। और तो क्योंकि वो उसको हमेशा से अपना गॉड मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने बता दी, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें बताई। अब हम अपने काम की चीज़ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भारत की हिस्ट्री। अब देखिए, भारत की हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड की गई है। मैंने नहीं, सारी बुक्स ने, ऑथर्स ने, सब ने इसी तरह से डिवाइड किया। एक तो एंशियंट, प्राचीन काल वाली, एक मेडिवल, बीच वाली, और एक मॉडर्न इंडिया, तीसरी मॉडर्न, ठीक है। 3 भागों में, एक तो प्राचीन, एक बीच वाली, और एक मॉडर्न को क्या बोलेंगे, आधुनिक, आधुनिक भारत, ठीक है। तो ये 3 भागों में बांटी गई है। प्राचीन कौन सी होगी? जो उसके भी 3 पार्ट हैं। एक स्टोन एज, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी आपकी बुक्स में, पत्थर वाला। फिर ब्रॉन्ज एज आया, और फिर आयरन एज आया। सिंपल सी बात है, इनको किस तरह से डिवाइड किया गया? स्टोन एज का मतलब उस टाइम के जो टूल्स थे, हथियार थे उन लोगों के, वो स्टोन के बने हुए थे। उसके बाद के क्या, ब्रॉन्ज एज में क्या आया? उस टाइम पे ब्रॉन्ज के बनने लगे। ब्रॉन्ज पता है ना आपको, कॉपर प्लस टीन होता है, ठीक है, ये तो साइंस की बात होगी। तो उस टाइम पे क्या, कॉपर के बनने लग गए, एक तरह से कॉपर एज भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद में कौन सी एज आई? आयरन एज, ठीक है, जहाँ पे लोहे का यूज़ करके स्टार्ट हो गया।
ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज में क्या था, टूल्स स्टोन्स के थे, ज़्यादातर लोग केव्स में रहते थे वो तो सब लोग। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को प्लांट्स लगाने लग गए थे और एनिमल्स को पालने लग गए थे, ठीक है, खेती करने लग गए थे और उसके साथ में एनिमल्स को पालने लग गए थे। ब्रॉन्ज एज में हमारे यहाँ पे फिर ये सब होने लग गया फर्स्ट फेज में, तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप हो गई जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे आयरन एज जब स्टार्ट हुआ, इसके बाद में जब आयरन का आविष्कार हुआ और उससे टूल्स बनने लग गए, हल बनने लग गया आयरन का, लोहे का, और जैसे पहिया पहिया बनने लग गया, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से आविष्कार था। तो ये पहिया आपको पता है क्या, ये व्हील का आविष्कार दुनिया में सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। और आपको लगेगा कि सब पहिए में क्या है, पहिया तो छोटा सा आविष्कार दिखता है, नहीं, ये सबसे बड़ा आविष्कार है, इस पर पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार हुआ इस टाइम पे, और उस टाइम पे आर्यंस आ गए, ठीक है। आर्यंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आर्यंस ने अपना वैदिक कल्चर चलाया। वैदिक कौन सा पीरियड होता है जिसमें 4 वेद होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद, ठीक है, ये होते हैं ना, ठीक है। उस ये वाला पीरियड स्टार्ट हो गया। तो जो आज का जो भी माना जाता है ना कि भाई अब आर्यंस कहाँ से आए थे, ये सेंट्रल एशिया और यूरोप की तरफ से आए थे आर्यंस। आप कुछ मूवीज में बताया भी गया है। तो वो आर्यंस आए थे और आर्यंस यहाँ पे रहने लग गए थे, और उसके बाद में क्या हुआ कि वो लोग एक तरह से उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और वो ही कल्चर अभी चल रहा है। अथर्ववेद, गुड, फोर्थ अथर्ववेद है। तो इस तरह से उन्होंने अपना कल्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये सब हुआ आयरन एज में। और उसके बाद में जैन, बौद्ध, ये धर्म डेवलप हुए, ये मौर्यंस, गुप्तास, इन सब के पीरियड को बोलते हैं एंशियंट इंडिया। अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। मेडिवल में क्या आएगा कि हम पे दूसरे सल्तनत जैसे कि अरब की कंट्रीज, तुर्क है ना, तिमूरिड्स, इस तरह के कुछ अफगान्स, इस तरह के बाहर के शासक ने यहाँ पे आके कंट्रोल स्टार्ट कर दिया और दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया स्टार्टिंग में। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, जैसे इब्राहिम लोदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, और फिर मुगल्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे भी। तो ये सब लोगों का, इन सब की हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ना हो तो उसको बोलते हैं मेडिवल इंडिया, ठीक है। डार्क एज भी बोलते हैं इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि कोई साइंस वाइंस डेवलप नहीं हुआ था इस टाइम पे। बहुत सारी कुरीतियाँ स्टार्ट हुई उस टाइम से, पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ें तभी से स्टार्ट हुई, ठीक है। मॉडर्न इंडिया, मुगल्स का डिक्लाइन, जब मुगल्स अपना चरम पे पहुंच के वापस से डिक्लाइन मतलब नीचे गिरने लग गए उनका साम्राज्य, और अंग्रेज का राज्य जहाँ से स्टार्ट होने लगा, और आज तक का पूरा टाइम मॉडर्न इंडिया कहलाता है। मॉडर्न इंडिया का मतलब ये मत समझ लेना कि अभी अभी 10-15 साल, ऐसा नहीं है। मतलब जब अंग्रेज आए थे और जब मुगल्स का राज्य खत्म होने लगा, अंग्रेजों ने अपना राज्य वो कर दिया, स्थापित किया, और उसके बाद में एक तरह से इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, अब ये सारा का सारा है आपका हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें तीन पोर्शन में, और तीनों बड़े बड़े पोर्शन है, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ है, पर मैं आप लोगों को कौन सा पढ़ाने वाला हूँ, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मेरा मन है कि मैं सब इंडस वैली और ये आर्यंस वगैरह पढ़ाऊँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी काफ़ी कुछ है, पर मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत कुछ है और मेरी लिमिटेशंस है, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मॉडर्न इंडिया ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में तो ये पहले के कुछ पूछा ही नहीं जाता, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इवन आप शायद यूपीएससी देंगे या कुछ, तो उसमें भी मॉडर्न इंडिया ही पूछा जाता है प्री में, तो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए अभी थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ। हम लोग पहले मॉडर्न इंडिया करेंगे, उसके बाद में एंशियंट और मेडिवल का चाहोगे तो मैं थोड़ा नोट्स आप लोगों को दे दूंगा बाद में, और देखेंगे कभी फ्यूचर में अगर हो पाए तो कुछ मैं पढ़ा पाऊँ तो पढ़ाऊँगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पर मॉडर्न इंडिया में अच्छे से पढ़ाऊँगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, किस तरह से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, किस तरह से हम लोगों ने। अब मॉडर्न इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री ये देख लीजिए, हम लोग मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने 5 पार्ट में तोड़ा है, ये मैंने किया है ना, तो ऐसा नहीं कि आप इसको स्टैंडर्ड मान लें, पर मैंने पढ़ाने की दृष्टि से 5 पार्ट में इसको तोड़ दिया है, और मैं एक एक पार्ट लेके स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले कि मुगल्स का राज था,
और मुगल्स का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन मतलब वो उनका साम्राज्य खत्म होने की तरफ आ गया। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों खत्म हो रहा था, क्या रीजंस थे उसके बारे में। जैसे वो साम्राज्य खत्म होने लगा, उस टाइम पे मराठास का, महाराष्ट्र के मराठास आपको पता होंगे, तो उनका साम्राज्य बढ़ने लगा और फिर वो भी खत्म होने लग गया दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में ब्रिटिशर्स ने अपना राज जमा लिया। चौथी स्टेप में इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। उनको भगाने के लिए गांधी जी, ये सब, भगत सिंह और ये सब जो जिन्होंने सब लोगों ने चलाया था, उसको फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा देश आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में, और उसके बाद की सारी कहानी। ठीक है, तो हम एक एक करके लेके चलेंगे। ये पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन बहुत छोटा है, एक आज की क्लास में हो जाएगा, एक कल की क्लास में थोड़ी सी में हो जाएगा। सारा खेल थर्ड और फोर्थ पॉइंट का, तो हम लोग उन पे फोकस करेंगे, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे भी बनते हैं बट उनसे ज़्यादा बनते हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं आज, मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले के सारा मैं सिर्फ एक तरह से आपको भूमिका बनाने के लिए बताया हूँ कि किस तरह से आप हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता भी रहना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले। तो पहला पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं, वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। चलो डिक्लाइन से पहले थोड़ा मुगल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला राजा था मुगलों का बाबर। अब ये बाबर कहाँ से, क्या पैदा हुआ था क्या भारत में? नहीं, ये बाबर रहता था यहाँ अफगानिस्तान के पास में, इधर इस एरिया में रहता था, अफगानिस्तान को भी क्रॉस करके। अमूर दरिया नाम की एक रिवर है ना, ये अमूर दरिया नाम की रिवर है। यहाँ पे उसका राज था। तिमूर नाम का एक राजा था पहले, एक्चुअली उसका ही वंशज है एक बाबर। अब देखो, आप बोलोगे सर ये तो, गुस्सा मत होना इस चीज़ पे कि सर ऐसा कैसे, मैं तिमूर भी याद करूँ बाबर भी याद करूँ, तो भैया याद करना पड़ेगा, मैंने नहीं बनाया ये सब, है ना, ये तो सब बन गया। तिमूर था तो था, वो एक तिमूर नाम का राजा था, उसने भारत पे आक्रमण किया और उसने थोड़ा बहुत भारत का हड़प लिया ये एरिया। अच्छा, अभी आप जब तक ये पढ़ेंगे हिस्ट्री, आप भारत को पूरा एक ही मानना भाई, यहाँ से लेके बांग्लादेश भी भारत में आएगा और इधर की तरफ पाकिस्तान भी भारत में आएगा, तो ये पूरा भारत ही है। ये तो पार्टीशन 1947 में हुआ, उससे पहले पूरा भारत था। तो हम लोग अब से आगे के लिए पूरा भारत एक ही मानेंगे, भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। ठीक है, एक ही भारत मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं बाबर का मतलब पापा का भी पापा कुछ ऐसे 4 पीढ़ी पहले था तिमूर, उसने यहाँ पे आक्रमण किया। उसके बाद में वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ, वो वापस से चला गया। उसके बाद में बाबर को जोश आ गया, बाबर सोचा यार, मैं, उसकी इच्छाएं थी उसकी कि मैं आक्रमण करूँगा और इंडिया को पूरा कैप्चर कर लूँगा। तो इसने बाबर ने अटैक कर दिया। काफ़ी अच्छा योद्धा था ये बाबर। इसने 1526, ये याद रखना, ये याद रखना, 1526 में इंडिया पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और बैटल का नाम हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहली पानीपत की लड़ाई, उसमें इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, और ये सिर्फ 4 साल तक रहा। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और पहले से यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, दिल्ली की यहाँ पे, और ये यहाँ से आया और इसने लड़ाई लड़ी। यहाँ पे पानीपत है, हरियाणा में एक जगह, वहाँ पे लड़ाई लड़ी और बाबर जीत गया। जो जीत जाता राजा था वो अपना साम्राज्य स्थापित कर देता था, जो हार जाता था वो भाग जाता था, या उसको मार दिया जाता था, या उसको कारागार में डाल दिया जाता था। यही फंडा होता था। ठीक है, और उसका साम्राज्य उसका हो जाता था। तो ये आया भैया इधर मुगल्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुगल्स 1526 में आए और यहाँ पानीपत में लड़ाई हुई। यहाँ से देख सकते हो आप, इसको मैं अगर थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ कि बाबर 1526 में मुगल ने कॉन्कर मतलब जीत लिया दिल्ली सल्तनत को। इसको सल्तनत बोलते थे पहले, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत स्थापित की थी, जो अफ़गान और उधर के रूलर्स आए थे उन्होंने स्थापित की थी। और ये इसने अपना कौन सा साम्राज्य स्थापित किया? मुगल्स। ठीक है, हम लोग इसके पहले बहुत हिस्ट्री है पर वो नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हम लोग एक छोटा सा पढ़ रहे हैं कि मुगल्स का साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। तो बाबर ने स्टार्ट किया 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से स्टार्ट किया। ठीक है, सिर्फ 4 साल के बाद में ये मर गया बेचारा। ठीक है, ये मर गया तो इसका बेटा हुमायूं वो राजा बना। तो बाबर का बेटा हुमायूं
उसके बाद का नेक्स्ट शासक बना, और हुमायूं 1530 से लेके और 1556 तक रहा। उसके बीच में एक बैटल ये हार गया था, और वो बैटल हारने की वजह से शेरशाह सूरी नाम के शासक से हारा, और उसकी वजह से लगभग आई थिंक 12 साल 1532 43 से समथिंग 55 तक ये बाहर रहा, मतलब। और एक राजा बीच में आ गया था, वो राजा यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि मुगल्स का ही बता रहा हूँ मैं। शेरशाह सूरी से ये हार गया था, और इस वजह से इसको अपना राजपाट गंवाना पड़ गया। शेरशाह सूरी यहाँ का, जो यहाँ पे पहले दिल्ली सल्तनत का राजा था इब्राहिम लोदी, उसका एक तरह से बोलें कि एक गवर्नर एक तरह से यहाँ पे था इस साइड में। तो ये जब हुमायूं सोचा कि चलो अटैक करके इसको भी हरा देते हैं, क्या दिक्कत है। जब अटैक करने गया तो लेने के देने पड़ गए। वो बैटल हुई, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। और बैटल ऑफ चौसा में कौन जीत गया? शेरशाह सूरी। और उसने भगा दिया इसको, और मुग़ल यहीं पे ख़त्म हो गए थे। ख़त्म हो गए तो भैया ये भागता भागता हुमायूं चला गया यहाँ पे सिंध में, सिंध है यहाँ पे पाकिस्तान में। और फिर ये भागता भागता चला गया ईरान में। उधर जाके वहाँ के राजा को बोला कि मेरी मदद करो, मेरे को वापस से यहाँ पे साम्राज्य जमाना है। तो वहाँ के राजा ने बोला कि भैया मदद तो कर देंगे, ये तुमको अपना रिलीजन सिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो तुमको सिया बनना पड़ेगा। और उसके बाद में हम आपको आर्मी भी दे देंगे, और हमको थोड़ा एरिया भी चाहिए, इधर का कंधार वाला एरिया भी हमको चाहिए। तो ये कुछ एग्रीमेंट हो गया उनमें, और ये वापस से आया। तो शेरशाह सूरी तब तक मर चुका था, बहुत बड़ा राजा था वो। और वो मरने के बाद में उसके बेटा, और उसका बेटा भी मर गया था, उसका पोता था, तो वो पोता कैसे इतना संभाला नहीं जा रहा था, और फिर पोते को भी उसके अंकल ने मार दिया। चलो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो बस उसने वापस से अटैक किया हुमायूं ने, और वापस से अपना राज्य वापस से ले लिया। 1556 में हुमायूं भैया भी निकल लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में आए अपने हीरो ऋतिक रोशन, अकबर, ठीक है। तो अकबर जी आए, और अकबर जी ने देखो कितने साल तक राज किया, 1556 से 1605, लगभग 40 साल तक राज किया। 40 हो गए, 50 साल तक राज किया। इसलिए देखो मूछें ऊँचे वाइट हो गई, और सबकी ब्लैक होंगी, ये मूछें वाइट, मतलब बूढ़े होके आराम से तब तक राज करते रहे। अकबर आए, अकबर का जो युद्ध हुआ, जो मेन युद्ध था इसका, वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था। अकबर और एक हिंदू राजा था हेमू, उसके बीच में हुआ था। जैसे ही आया था 1556 में, तभी युद्ध हो गया था, अकबर उसमें जीत गया था। जिसने अकबर जोधा मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन छोटा होता है, आई थिंक 15-16 साल का होता है, तब वो युद्ध लड़ता है और वो जीत भी जाता है। हेमू का कुछ गर्दन वर्दन उड़ा देता है, ऐसा कुछ एक मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में वो हेमू को हरा देता है, और अपना पहले से उसके पापा का राज्य तो था, पर उसको हराने के बाद और उसका वर्चस्व बन जाता है, बहुत अर्ली एज में वो राजा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसका राजपाट चलता है 50 साल तक। उसके बाद में जहांगीर भैया आ गए। जहांगीर भैया राजपाट तो इतना नहीं जानते थे, पर खूब पेंटिंग वेंटिंग करता था, मस्त, है ना। और बहुत ऐसे ही मतलब उस तरह का आदमी था थोड़ा, कि भाई कल्चर में, आर्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। इस तरह का राजा था जहांगीर, ठीक है। सलीम भी बोलते हैं, सलीम अनारकली का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। अकबर का बेटा था सलीम, जिसका दूसरा नाम है जहांगीर, और अनारकली यहाँ पे काम करने वाली एक तरह से बाई थी या कुछ। तो इनको उनसे प्यार हो गया था, उसके बाद में उसको बोलते हैं कि चुनवा दिया गया था, और दीवारों में चुनवा दिया गया था। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये जहांगीर का पता हो गया। इनके बच्चे हुए शाहजहाँ। शाहजहाँ को आप ताजमहल के लिए जानते होंगे, ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ की याद में, ठीक है। और वो उसका मकबरा अभी भी है ताजमहल के अंदर। ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर। तो ये शाहजहाँ हो गए। ये भी थोड़ा सा, मतलब ये क्या करता था, ये पेंटिंग में ध्यान देता था जहांगीर, तो ये बिल्डिंग बड़ी 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 बिल्डिंग बनाता था, और अपना खजाना पूरा खाली कर दिया बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनवाता था। तो ये जहांगीर हो गया। अब इनके बाद में आया इनका बेटा और भी खतरनाक, औरंगजेब। अपने बहुत सारे भाइयों का कत्ल करके और ये राजा बना, और राजा बनने के बाद में इसने अपना साम्राज्य गजब बढ़ाया, बहुत ही तगड़ा इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया।
और सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल्स का इसी के टाइम पे हुआ। ठीक है, इन्होंने थोड़ा छोटा छोटा किया, अकबर ने भी काफ़ी बढ़ा दिया था पहले, उसके बाद में देखो, अब ये देखो आप बढ़िया से, ये है भारत। और फिर ये 1707 में ये औरंगजेब मर गया। इसको कोई आर्ट और कल्चर से कोई मतलब नहीं था, ज़्यादा पेंटिंग वेंटिंग कुछ पसंद नहीं थी, फ़कीर आदमी रहता था ये, बट बड़ा कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुसलमान था, हिंदूज़ के खिलाफ काफ़ी इसने कष्ट दिए थे। ठीक है, तो औरंगजेब को इसलिए हम लोग याद नहीं करते ज़्यादा, अकबर को फिर भी याद करते थे। सब लोग अकबर को इतना बुरा नहीं मानते क्योंकि उसकी वो टॉलरेंट था सारे रिलीजन के प्रति। ठीक है, तो औरंगजेब का कट्टर मुस्लिम था, तो इस वजह से याद नहीं करते। और 1707 में मर गया, पर शासक बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसने अपना शासन बहुत बढ़ाया अपने एरियाज़ में। ठीक है, तो जैसे कि उसने 1707 में जब वो मरा था, तब मुग़ल एम्पायर देखो, एक बार देख लो आप मैप में, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ये 1707 की कहानी है, 1707 की कहानी है। और जो जो आपको ये रेडिश टाइप का थोड़ा दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, मुग़ल एम्पायर। यहाँ से ले लो, और पूरा 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 मुग़ल है, पूरा भारत लगभग मुग़ल्स के अंडर था। ये आपको समझ में आ गया चीज़, मुग़ल्स के अंडर था पूरा पूरा भारत। उसके बाद में क्या हुआ, मुग़ल जैसे ही औरंगजेब मरने वाला था, अच्छा यहाँ पे थोड़ा हिंदू किंगडम थे, मराठा देखो कितने से एरिया में मराठा है, ग्रीन वाले मराठा है। ठीक है, साउथ में भी ये हिंदू किंगडम, हिंदू राजा थे। और यहाँ पे छोटी सी जगह पे जब वो औरंगजेब मरा था, उससे पहले ये आ गए थे। 1707 में तो औरंगजेब मरा था, और यूरोपियन ट्रेडर्स स्टार्ट हो गए। यूरोपियन ट्रेडर्स मतलब ब्रिटिशर्स, डच, पोर्चुगीज़, इस तरह के लोग जो बाहर से आए ना, कि साहब हमको थोड़ा यहाँ पे काम करने के लिए, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं छोटे छोटे। तो इतना बड़ा साम्राज्य वाला आदमी बोलेगा यार आने दो, ये चींटी बराबर लोग हैं, काम करने दो इनको। तो आप देखो इसको, कहानी को कैसे चेंज होती है पूरी कहानी। अब ये तो होगी 1707 का मैप। सिर्फ लगभग 50-52 सालों के बाद में आप देखो मैप में क्या अंतर आया। कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को? मुगल साम्राज्य कितना सा हो गया, देखो इतना सा, लाल वाला। उसके अलावा ये वाला साम्राज्य क्या है, ये ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला सारा का सारा मराठा। तो मराठा ने अपना एक्सपेंड किया। फिर इधर की तरफ नीचे वाले जो इंडिपेंडेंट शासक थे, उन्होंने भी अपना एरिया बढ़ाने लग गए। जैसे टीपू सुल्तान और इनका हैदर अली, इन्होंने अपना एरिया ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। मराठा बढ़े, ये बढ़े, साउथ के राजा, पर ये मुग़ल वगैरह अपना डिक्लाइन हो गया और बहुत सिमट गया। आपको बीच बीच में छोटी छोटी जगह पे येलो दिखाई देगा, यहाँ येलो नहीं था फर्स्ट मैप में। यहाँ पे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे राजाओं ने अपना अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया, ये देखो। तो छोटे छोटे राजा थे, सिख थे, जाट थे, इन्होंने भी विद्रोह कर करके धीरे धीरे अपना राज्य यहाँ पे स्थापित कर लिया। और थोड़ा थोड़ा इधर उधर यहाँ पे अंग्रेज़ों ने छोटा छोटा अपना एरिया कब्जा कर लिया। तो इस तरह से मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। देखो कितने बड़े मुग़ल साम्राज्य का कितना छोटा सा पोर्शन बन गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये डिक्लाइन क्यों स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। देखो यहाँ पे मैंने सारी बैटल्स लिख दी, जो जो बड़ी बड़ी बैटल्स थे, कि भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ से 1526 में इस्टेब्लिश हुआ था। बाबर ने सबसे पहले अटैक किया था और इब्राहिम लोदी को हराया था, और बाबर उसका विनर था, और वहाँ से मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ सारी की सारी पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपको पता रहनी चाहिए। भाई बाबर का बेटा हुमायूं, कई बार ऐसे ही नहीं याद होता कई लोगों को। इतने साल याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस याद करो कब से इस्टेब्लिश हुआ 1526 में, और लास्ट पावरफुल राजा कौन था, औरंगजेब। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में राजा नहीं आए, इनके बेटे नहीं आए, आए, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ तक डिक्लाइन स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ तक डिक्लाइन स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हम डिक्लाइन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मुग़ल साम्राज्य नीचे की तरफ जाता गया। इसके आए चिन्नो मिन्नो लोग आए, उनको धीरे धीरे उन्होंने ये हाल कर दिया इसका 1707 के बाद में। तो इसके बाद भी राजा आए थे, बट उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से उनका पतन स्टार्ट हो गया। पतन अच्छा वर्ड है, मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये कुछ मैंने बैटल्स लिख दिए। इन बैटल्स के अलावा कोई नहीं पूछेगा। फर्स्ट बैटल पानीपत में हुई थी, उसका ये थोड़ा ईयर वगैरह याद कर लेना, ये बैटल्स का थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ लेते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी, जब बाबर ने हरा के साम्राज्य स्टैब्लिश कर दिया।
और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अभी ऋतिक रोशन वाली पानीपत वाली लड़ाई को मैंने बताया है, ये किस किस के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में, जहाँ पे अकबर विनर हुआ। ठीक है, और छोटी छोटी ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी में बता चुका हूँ पहले, अकबर की आर्मी और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में। अकबर की आर्मी, अकबर खुद नहीं गया था, अपने राजपूत राजा को भेजा था वहाँ पे, पर उसकी आर्मी और महाराणा प्रताप के बीच में अनडिसिसिव रही, कोई जीता नहीं था इसमें। ठीक है, उसके अलावा चौसा वाली बैटल में बता दिया आप लोगों को कि ये जो भैया हुमायूं थे ये थोड़े ज़्यादा हवा में थे, शेर शाह नाम के आदमी ने यहाँ पे था और उसने हरा दिया इसको, और इसको भगा दिया 12 साल के लिए बाहर। तो चौसा में हुआ था, तो शेर शाह ने हराया था। शेर शाह के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रांड ट्रक रोड इसी ने बनाया था, पेशावर से कहाँ तक था, ढाका तक था, कोलकाता तक था। ठीक है, चलिए। उसके अलावा छोटी सी और बैटल है, बैटल ऑफ खानवा। बाबर ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी बड़ी, पानीपत और खानवा। खानवा बाबर और राणा सांगा, महाराणा प्रताप के पापा के बीच में। राणा सांगा कौन थे? महाराणा प्रताप के पापा। ठीक है, लास्ट एक, अब देखो यहाँ पे 1707 में भैया वो तो निकल लिए औरंगजेब, उसके बाद में उसके पूरे बच्चों ने कचरा कर दिया पूरा पूरा, तो वहाँ पे क्या पूरा कचरा हो गया देश का। उस टाइम पे कोई एक राजा ठीक से वो इस्टेब्लिश नहीं थे, तो क्या वो बाहर के लुटेरों ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो नादिर शाह टाइप के, मोहम्मद अब्दली और नादिर शाह वगैरह ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो नादिर शाह ने जब अटैक किया तो उसने एक बैटल हुई मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। मोहम्मद शाह भी इन्हीं का बच्चा उच्चा था, मुगल्स के आगे का। तो बैटल हुई और उसमें नादिर शाह जीत गया, बाहर का लुटेरा जीत गया, और वो हमारे यहाँ से पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड ये सारे लेके चला गया। अब आप बोलोगे कोहिनूर तो अंग्रेजों के पास है, उसकी एक अलग कहानी है। ठीक है, बाद में वो कोहिनूर डायमंड वापस से लाया गया था, फिर अंग्रेज़ उसको लूट के ले गए। तो कोहिनूर का हीरा आज महारानी के वो सर के ताज में जड़ा हुआ है, वही कोहिनूर का हीरा है जिसको नादिर शाह यहाँ से चुरा के ले गया था, चुरा के क्या, हरा के और फिर लेके गया था लूट के। तो ये बैटल ऑफ करनाल में जीता था। ठीक है, कुछ कुछ हल्का हल्का याद होना चाहिए। मैं डिक्लाइन के कारण बताऊंगा, सारे कारण मैं बता चुका हूँ क्यों पतन स्टार्ट हुआ मुगल एम्पायर का। सबसे पहले तो औरंगजेब ने अपनी रिलीजियस पॉलिसी, उसकी धार्मिक जो पॉलिसी थी ना, वो बहुत ख़राब थी। वो कट्टर कट्टर रिलीजियस बंदा था, कट्टर मतलब धार्मिक था, इस्लाम को मानने वाला। तो वो हिंदूज के ऊपर अपनी पूरा एक तरह से अत्याचार करता था, और उसने एक जिजिया नाम का टैक्स भी लगा दिया था। जिजिया टैक्स क्या होता है कि जो भी नॉन मुस्लिम आदमी थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उनको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो सारे हिंदू अगर बोले यार ये क्या क्या मतलब है, मतलब अभी सोचो अभी एक टैक्स लगा दिया जाए किसी एक धर्म के ऊपर, तो वो लोग तो पागल हो जाएंगे ना। इस तरह से उसने जिजिया टैक्स लगा दिया, याद रखना जिजिया। ठीक है, इससे हिंदूज अनहैप्पी हो गए। कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे, जाट ने, मराठा ने, सिख ने अपना छोटा छोटा रिवोल्ट मतलब क्रांति स्टार्ट कर दी अपने अपने इलाकों में। और जब वो पहले तो इतना नहीं कर पाए थे, पर औरंगजेब जैसे ही मरा उसके बाद में उन्होंने हल्ला बोल दिया, बोले भैया अब नहीं सहेंगे। तो उसके जो बेटे वोटे नन्नू पुन्नू लोग आए थे उनको तो हरा उरू के उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य आपको दिखेंगे पीले वाले, उन्होंने अपने इस्टेब्लिश कर लिए, इधर भी कर लिया इधर भी कर लिया। तो इस वजह से पतन उनका स्टार्ट हो गया। फिर दूसरा क्या था, डेथ ऑफ औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब मर गया, उसके आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही वीक थी और आपस में लड़ते रहते थे ताज के लिए, तो कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुए। एक ने दूसरे को मार दिया, दूसरे को तीसरे ने मार दिया, और जो जो जीता वो भी बहुत वीक था। तो इस तरह से औरंगजेब की डेथ की वजह से भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। वीक सक्सेसर थे, सक्सेसर मतलब उसके बाद में जो राज करने के लिए आए। उसके बाद में ये बाहर के लुटेरे आने लग गए। उसके बाद में नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दली आया। इन्होंने क्या किया, पूरा इतना लूटपाट मचाया, पूरी आर्मी का कत्लेआम कर दिया, पूरा खजाना लूट ले गए। ठीक है, कोहिनूर तो ठीक है, एक हीरा था वो भी लूट के ले गए नादिर शाह। तो ये बाहर के लुटेरों ने भी पूरा मुगल साम्राज्य की हालत ख़राब कर दी। इस वजह से भी उनका पतन स्टार्ट हो गया। फिर वीक एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ ध्यान देने वाले थे नहीं, खूब ड्रिंक वगैरह करते थे, वाइन वगैरह पीते थे, बाहर से लाई हुई अंग्रेज़ कुछ कुछ वाइन लाए थे लास्ट के। मैंने बोला औरंगजेब के टाइम से अंग्रेज़ स्टार्ट हो गए थे आना। ठीक है, इवन उससे बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे, पर तब से थोड़ा थोड़ा एक्टिव ओवर हो गए थे। ठीक है, जहांगीर के टाइम से स्टार्ट हो गए थे वैसे तो अब क्या हुआ, वो बाहर से लाते थे, खूब ड्रिंक वगैरह करते थे, आराम से अय्यासी वाली लाइफ जीते थे।
लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, लोग किस हालत में क्या है, तो लोग कुछ साथ नहीं देते थे। कभी युद्ध हो गया तो लोग क्या करते थे, जो विपक्ष में होगा उसका साथ दे देते थे। तो इस तरह से पूरा खजाना खाली कर दिया था, बहुत करप्शन था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में पूरा पैसा खराब कर देते थे। नेवी पे ध्यान नहीं दिया, ध्यान रखना, नेवी पे ध्यान नहीं दिया। और सारे जो फ्रेंच आए और ब्रिटिशर्स आए, ये क्या हुए, समुंदर से ही आए सारे सारे लोग। तो बाद में वो लोग अटैक करने लग गए, उनकी नेवी आने लग गई, तो इनको इनके पास में कुछ हवा ही नहीं थी। जैसे आज हमारे पास अगर नेवी स्ट्रांग नहीं होगी तो हो सकता है चाइना कभी भी हमारे बॉर्डर तक आ जाए पूरा और अटैक स्टार्ट कर दे, ऊपर तो हिमालय पर नीचे से आके अटैक कर दे, पर हमारी नेवी पहले ही रोक लेती है। तो इन्होंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर साथ में क्या हुआ, मराठास का उदय, मराठास की स्टार्टिंग हो गई और मराठास भी स्ट्रॉन्ग बनने लग गए, और इन्होंने हमारा सोचा कि ग्रेटर महाराष्ट्र एम्पायर बनाएंगे, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एम्पायर बनाएंगे। तो जब ये लोग स्ट्रॉन्ग होने लग गए तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो ये लोग हरा के ही करेंगे। तो ये यूनाइटेड होके स्ट्रॉन्ग होके और मराठा मुगल्स को हराने लग गए। ये भी इनका पतन का कारण है मुगल्स का। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस आना स्टार्ट हो गए, बहुत छुटकी छुटकी जगह से उन्होंने स्टार्ट किया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की, आपस में राजाओं को राजाओं से लड़वाया, किसी भी तरीके से उनको लड़वाया, एक राजा के साइड दिया, दूसरे राजा को हरवाया, फिर उस राजा को भी मरवाया और उसकी जगह खुद अपना राज करने लग गए। इस तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। कॉलोनाइजेशन मतलब दूसरी जगह के आने वाले लोग हम पे राज करने लग गए। तो इस तरह से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ और मुग़ल साम्राज्य का पतन का ये लास्ट चीज़ थी कि इसके बाद में पूरा ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया। अब ये जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं ये हम लोग वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक्स को डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊँगा ज़्यादा, कहीं पे इसके बारे में चर्चा आ गई तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। तो आज क्विज़ नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्लास है, कल से क्विज़ थोड़ा